ग्रीन का मतलब खुशियों का दिन है। क्या है? खुशियों का दिन है। चलिए, तो आज हम लोग चलते हैं 12 ABST। कहाँ पे थे? प्रिंसिपल्स में हम लोग ऑलमोस्ट आई थिंक 8 प्रिंसिपल्स कर लिए थे, याद है? कितने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट थे? 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट थे, जिसमें हम लोगों ने 8 कर लिया है। 8 जो कर लिया है थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। पहला क्या था? डिवीजन ऑफ वर्क। क्या था बेटा? डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांटना। दूसरा क्या था? मतलब कि जब तक ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा सिस्टमैटिक वर्क नहीं हो पाएगा। थर्ड क्या था? डिसिप्लिन में क्या होता है कि सर हर चीज का डिसिप्लिन वर्क में सिस्टमैटिक मैनर में काम होना चाहिए। डिसिप्लिन में तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होता है, डिसिप्लिन में नहीं है तो रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं है। इसका वीडियो सब बना दिया गया है। अभी जो ये सब ग्रीन जो हाईलाइटर इस सब का वीडियो डाला गया हुआ है, देख लीजिएगा। डिसिप्लिन। चौथा था यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड का मतलब हुआ कि आप एक सुपीरियर जो है, मतलब एक सबऑर्डिनेट का कमांडर एक ही होना चाहिए, मोर देन वन कमांडर। कमांडर मतलब जो कमांड करने वाला है, यानी आपका सुपीरियर कमांडर कहलाएगा, ठीक है ना? फिर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन था, याद है? डायरेक्शन देते हैं क्योंकि उसमें मोटिवेशन, डायरेक्शन के 4 एलिमेंट होते हैं, मोटिवेशन, सुपरविजन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, ठीक है ना? ये सब चीजें थे। डायरेक्शन के बाद आता है बेटा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल। कंपनी का सोचो, किसका सोचो? कंपनी का, अपना नहीं सोचो। कंपनी का सोच है, कंपनी का भला तो आपका भला। अगर आपका भला सोचिएगा, कंपनी का नहीं, तो फिर कंपनी गया तो गया, सबको खा जाएगा कंपनी, ठीक है ना? ये था। एंड उसके बाद क्या था आपका? रेम्युनरेशन ऑफ पर्सनल। पर्सनल का रेम्युनरेशन इन द सेंस कि हमारे कंपनी में जो एम्प्लॉइज होंगे उनका प्रॉपर टाइमली सैलरी रेम्युनरेशन रीजनेबल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू पोस्ट क्वालिफिकेशन। जहाँ जिस लेवल पे आप है उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलना चाहिए। सैलरी कंपनी में जो प्रोवाइड करती है एम्प्लॉय को, ये कहीं ना कहीं एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है। क्या करता है? पैसा तो मोटिवेट सबको करता है। अगर पैसा मिल रहा है तो मोटिवेशन बना हुआ है, पैसा नहीं मिला तो मोटिवेशन नहीं बना, ठीक है ना? फिर था आपका एक लास्ट जो कल किए, लास्ट क्लास में किए थे, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन छोटे छोटे फॉर्म में होता है, जहाँ ऑटोक्रेटिक टाइप का चलता है, जहाँ पावर फ्यू हैंड में रहता है। जैसे हम कह सकते हैं कि रसिया का में जो अथॉरिटी है वो सेंट्रलाइजेशन लेवल पे है, बिकॉज वहाँ पर व्लादिमीर पुतिन 2035 के लिए राष्ट्रपति बना हुआ, वही सब कुछ करता है। चाइना के लिए शी जिनपिंग हो गया, कंट्री की वाइज अगर करते हैं। फिर आप नॉर्थ कोरिया का देखते होंगे, किम जोंग में है ना, वही डिसीजन मेकर है। लेकिन जब आप भारत जैसे कंट्री देखते तो वहाँ पर क्या डेमोक्रेटिक टाइप का चलता है कि जैसे हर स्टेट का सीएम है, या स्टेट के पावर सीएम को चला जाता है, स्टेट में लॉ एंड रेगुलेशन चेंज करने को सीएम कर सकता है। कंपनी में भी यही होती है कि जब बड़े लेवल की बड़ी कंपनी होती है तो वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन चलता है। क्या चलता है? डिसेंट्रलाइजेशन। पावर को बांट दिया जाता है, जोनल लेवल पे, ब्रांच लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बांट दिया जाता है। लेकिन सारा पावर नहीं दिया जाता है, कुछ जो कंपनी की पावर होती है, कंपनी अगर ऐसा डिसीजन जो कंपनी से रिलेटेड है वो पावर सबको नहीं दिया जाएगा, वो एमडी को ही जाएगा, एमडी डायरेक्टर शेयर होल्डर्स को जाएगा। समझ में आ रही ना? तो वो सेंट्रलाइजेशन कहलाएगा। यानी बड़ी कंपनी के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का होना जरूरी है। सिर्फ सेंट्रलाइजेशन है तो क्या होगा ना, डिले या इनएक्शन हो सकता है, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन में हमने पावर किसी को नहीं दिया तो वो काम नहीं कर सकते, तो डिले हो सकता है। और डिसेंट्रलाइजेशन अगर कंप्लीट कर देते हैं तो सबको पावर, तो उसका मिसयूज हो सकता है। That's why centralization and decentralization both must exist in the organization, but in a small organization like sole proprietorship, like partnership, वहाँ सेंट्रलाइजेशन ही चलेगा। डिसेंट्रलाइजेशन जो सोल ट्रेडिंग में एक मालिक होता है, सोल ट्रेडिंग कितना मालिक होता है? एक मालिक होता है, तो वही ना बिजनेस को हैंडल करेगा, सारा डिसीजन मेकर तो वही होगा, तो दूसरा कैसे हो सकता है? तो वहाँ सेंट्रलाइजेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो ये भी एक प्रिंसिपल है कि कहाँ हमको डिसेंट्रलाइजेशन अप्लाई करना है और कहाँ हमको सेंट्रलाइजेशन अप्लाई करना है, कोई इशू नहीं है। लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़े थे। अब हम लोग आते हैं
अरे तो अभी तो वही पढ़े थे इसका एक पेज आगे पीछे था। हाँ 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 ठीक बोली बच्ची। 9 प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। आप लोग वाकिफ होंगे क्योंकि ये बहुत बार हम बताए स्केलर चेन। स्केलर चेन में एक टॉपिक आता है गैंग प्लान। क्या आता है बेटा? गैंग प्लान। दिख रहा है ना गैंग प्लान? गैंग प्लान क्या होता है बताए होंगे? मतलब कि डायरेक्ट आप बिना सिस्टम को प्रोसेस को फॉलो किए हुए आप किसी और से बात कर सकते हैं जहां पर आप किसी के थ्रू ना जाते हैं। यानी एक सुपीरियर जो एक लोअर वाला है डायरेक्ट टॉप वाले से बात कर रहा है तो वो कहलाता है गैंग प्लान। लेकिन ये हमेशा नहीं होता, ये इमरजेंसी में होता है या कोई ऐसी मुश्किल की स्थिति आ चुकी है कंपनी की जहां कंपनी को उससे लॉस हो सकता है या मान लो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर प्रॉपर नहीं हो रहा है। मतलब कि जैसे लोअर वाला मिडिल वाले से बात किया तो लोअर वाला का एक्सपेक्टेशन पे मिडिल वाला को जो बात बोले वो आगे सुना दे बता दे टॉप वाले को, लेकिन मिडिल वाला इग्नोर कर रहा है तो डायरेक्ट वो कहाँ जाएगा? जैसे आपने एक फिल्म देखा होगा जैसे दशरथ राम मांझी का एक माउंटेन मैन फिल्म आया था जिसमें वो इंदिरा गांधी समय में पहाड़ तोड़कर रोड बनाता है, उसकी पत्नी मर जाती है, उसमें जाने का डिले हो जाता है। तो उसमें क्या था कि वो सरकार से हेल्प पहले मुखिया लोगों से हेल्प मांगता है कि सर साहब हेल्प कीजिए। मुखिया संभावना देता है कि हो जाएगा, फिर नहीं होता है। फिर डीएम के पास जाता है, डीएम के यहाँ जो एप्लीकेशन डालता है समय लगता है, उसका नहीं काम होता है। फिर वो सीएम के पास एक लेवल एक समय ऐसा आता है पीएम के पास चला जाता है। तो पीएम यानी एक गांव का इंसान अगर पीएम से डायरेक्ट बात कर रहा है, जनता दरबार लगता था ना पहले, और जनता दरबार में क्या था सीएम से डायरेक्ट बात करते हैं। तो सीएम से डायरेक्ट बात करते हो क्या है? गैंग प्लान है वो स्केलर चेन नहीं है। स्केलर चेन क्या होगा कि जिस लोकेलिटी में अगर है, जैसे मान लो कि मैं छाता चौक पे हूँ तो छाता चौक पर अगर मेरी प्रॉब्लम से तो यहाँ के वार्ड मेंबर सबसे हम बात करेंगे, यहाँ के थाने यहाँ के डीएम से बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीएम से बात करेंगे, हम सीएम से बात करने जाएंगे। सीएम से डायरेक्ट बात करने जाएगा तो सीएम हमको क्या बोलेगा? तुम कहाँ से हो, किस जिला से हो? तुम कहें साहब मुजफ्फरपुर से। तो वहाँ के डीएम से बात किया है तुम? हमने साहब नहीं किए। तो तुम क्यों नहीं किया? तुम्हारा सोल्यूशन वहीं हो जाएगा, जाइए। अगर मेरा कहीं सोल्यूशन नहीं हुआ दैट्स व्हाई हम सीएम के पास गए। तो हम सीएम के पास जब जाएंगे जनता दरबार तो क्या पूछेगा कि तुम्हारा इधर से कोई एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया, तुम्हारा काम नहीं किया, हमका ऐसा नहीं किया, 3 साल से हमारा फंसा हुआ है, और इसके बाद हार के हम आपके पास आए, ऐसे ना बोला जाता है। तो गैंग प्लान उसको कहते हैं जहां डायरेक्ट किसी से बात कर लेते हैं। और एस्केलर चेन क्या कहते हैं? एस्केलर चेन क्या होता है? एस्केलर चेन होता है कि सिस्टमैटिक वे में आप जाते हैं, यानी प्रोसेस को फॉलो करते हैं कि लोअर वाला मिडिल के पास गया, मिडिल वाला टॉप वाले के पास गया, वहां पर डिपार्टमेंट वाइज होता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो स्केलर नहीं, स्केलर चेन। कंपनी ये ध्यान रखना है, कंपनी में ये ध्यान रखना है कि भैया ये प्रिंसिपल भी फॉलो करते हैं जहां स्केलर चेन की होता है। हाँ अगर स्केलर चेन आप नहीं रखते, हमेशा गैंग प्लान रखते हैं, इससे क्या होगा ना कि मिसयूज हो जाएगा। इससे क्या होगा कि हमेशा लोअर टॉपिक पास जाएगा। छोटा सा काम है जो उसका सॉल्यूशन नीचे हो जाना है, नहीं जाकर वहां जाएगा। तो दैट्स व्हाई स्केलर चेन होना जरूरी होता है। स्केलर चेन, चेन मतलब श्रृंखला। ये देखिए जैसे यहाँ पर मान लो कि ये प्रॉपर एक प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है और यहाँ देखिए एक सिस्टम ई गया, ई कहाँ जा रहा है? ओ से कम्युनिकेट कर रहा है। तो ये क्या कराएगा? वो ऐसे नहीं गया, डायरेक्ट छलांग मार दिया। गैंग प्लान क्या कहते हैं उसको? गैंग प्लान। अब पढ़िए Scalar chain means the line of authority or chain of superiors from highest to lowest. श्रृंखला, क्रोनोलॉजी, सिस्टम, यानी ऑथोरिटी का एक लाइन होना चाहिए। Fuel insists that this chain must be followed strictly in the organization. मतलब भैया ये एकदम फॉलो सबको करना है। यानी अगर मान लो कि लोअर लेवल का पर्सन डायरेक्ट मुकेश अंबानी मान लो रोल्स रॉयस से ऑफिस से निकल रहा है, उसी फैक्ट्री से वर्कर आता है, साहब रुकिए आपसे एक बात करना था।
हमारा सैलरी 3 साल से नहीं बना है। अब मुकेश अंबानी उतना देर रुका तो उसका सैलरी का 100 गुना उसका लॉसे हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये बात है कि तो मुकेश अंबानी कहेगा तो अपने सुपीरियर से बात किया है? नो साहब, बातें नहीं की। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे कि आपसे डायरेक्ट बात करेंगे तो एक के बार बढ़ जाएगा। तो क्या बोलेंगे भाई तुम सिस्टम को फॉलो नहीं किया। तो कंपनी में एक मैनेजमेंट होना चाहिए, और मैनेजमेंट में एक प्रिंसिपल होना चाहिए। और प्रिंसिपल क्या होना चाहिए? स्केलर चेन, कि तुम अपने सुपीरियर से बात, तुम्हारा जो हेड है उससे बात करो, वो अपने हेड से बात करेगा। तो ये हुआ एक लाइन ऑफ ऑथोरिटी। क्या हुआ? लाइन ऑफ ऑथोरिटी। Every information must pass through every key of this chain. Key of this chain. Key मतलब important होता है। Key मतलब क्या हुआ? Important. No skipping. Skipping समझते हैं? आप लोग कभी स्किप करते हैं टॉपिक समझ, स्किप कर छोटा छोटा लिखा हुआ पेज स्किप करो, ऐसा करते होंगे आप? YouTube पे ऐड आता है तो 10 सेकंड का कंपल्सरी रहता है, तो उसको आप ऐसे से करके 5-10 मिनट खत्म कर 10 सेकंड सॉरी खत्म करते हैं। जैसे ही स्किप आता है मारते हैं टिप से, स्किप कर देते हैं, यही ना? लेकिन यहाँ पर स्क्रैच को स्किप करेंगे क्या? नहीं। ऑफ एनी वन की शुड बी अलाउड, नो वन मतलब कुछ नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू स्केलर चेन प्रिंसिपल if E wants to contact O, यहाँ देखो E कांटेक्ट किससे करना चाहता है? जनरल टर्म में करेगा तो क्या डायरेक्ट हो जाएगा? नहीं जाएगा, उसको जाना पड़ेगा। E को कहाँ जाना पड़ेगा? D को D के पास, D से C के पास, C के B से ऐसे। अच्छा ये बताओ क्या डिले हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और सिस्टम है अच्छा ये बताओ अगर ऐसा सिस्टम चल रहा है तो डिसेंट्रलाइजेशन की सेंट्रलाइजेशन कहला रही है? डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉपर है। हाँ, लेकिन जब इमरजेंसी की बात होगी तो वो जा सकता है। हाँ, तो हैज मूव थ्रू E to D, D C D A, कोई दिक्कत नहीं है। इफ दिस चेन इज ब्रोकन, then there are chance of, मान लो E गया O के पास, वो बात कर रहा है एंड से कि देखो ना ई ऐसे से बात किया था, ये तुमसे पूछा था? हाँ, ये तो हमको पता नहीं है, कब तुमसे पूछ लिया? मतलब हम अगर किसी चीज को जैसे सिस्टम को हम लाइन ऑफ ऑथोरिटी को हम स्किप करते हैं, उसके बीच के जो डिपार्टमेंट्स है, उसके बीच के जो सुपीरियर्स है, उनको वो कम्युनिकेशन हो पाएगा? तो कहीं ना कहीं जब कम्युनिकेशन गैप होगा तो अल्टीमेटली कंपनी को लॉस होगा कि नहीं होगा? एकदम हो जाएगा। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन गैप अगर जैसे ही हुआ तो चेन टूट जाएगा। चेन टूट गया तो सर क्योंकि आपको कम्युनिकेट नहीं किया गया। अब सपोज करिए कि आपको जब कम्युनिकेट नहीं किया तो आप तो उस एक्सपेक्टेशन में रहेंगे कि पहले वाला ही सिस्टम चल रहा होगा, लेकिन बाद में जो चेंजिंग हो रहे हैं वो चेंजिंग आपको नया कोई बदलाव आपको पता ही नहीं चला। तो दिस इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन गैप। जैसे आज 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल है तो फाइनेंशियल नया ये फाइनेंशियल तो बैंक में हो सकता है कुछ चीज उसका सॉफ्टवेयर सब डेटा सब अपडेट हो रहा होगा। सारा जो डेटा होगा ध्यान रखिएगा, बैंक में, कंपनी में, इंश्योरेंस कंपनी, सारा डेटा को 1 अप्रैल यानी ओपनिंग करेगा। देखिए बीडीसीडी पढ़े ना, तो कल 31 मार्च था तो कल सबका क्लोजिंग हुआ। क्या हुआ? तो बाय बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी सब में मराया होगा। अब उस सब को लाखों करोड़ों डेटा, एसबीआई में कितने करोड़ों डेटा है, कितना अकाउंट्स होगा, सारा डेटा को ट्रांसफर करना है 1 अप्रैल को, यानी 31 मार्च से 1 अप्रैल में। आप बोलेगा सर एक रात कहें तो फासला है, नहीं नहीं, आप जब सिस्टम पे आप ट्रांसफर करते हो तो उसके लिए बहुत बड़े लेवल पे आपको स्पेस चाहिए होता है। स्पेस समझते हैं ना? जैसे स्पेस जैसे हम लोग कोई भी डेटा रखते हैं तो उसका स्टोरेज होता है ना। अब करोड़ों डेटा कस्टमर का रखना है तो उसके लिए कितना स्पेस चाहिए समझ लीजिए, कितना टीबी चाहिए। तो अब सपोज करो कि इसमें अगर कोई कम्युनिकेशन गैप हो गया, मान लेते कोई चेंजिंग हुआ नहीं, 31 मार्च से 1 अप्रैल में गए, कुछ चेंजिंग हुआ, अब बीच में किसी को पता ही नहीं चला, तो कितना भारी नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दैट्स व्हाई कम्युनिकेशन गैप इन ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉब्लम है। बट
समटाइम्स फॉलोइंग द स्केलर चेन बिकम्स अ लॉन्ग प्रोसेस, जैसा कि हमने बोला ये लॉन्ग प्रोसेस होता है, यानी इमरजेंसी के लिए स्केलर चेन यूजफुल होगा कि गैंगप्लैंक यूजफुल होगा? गैंगप्लैंक। Following shall become a long process and if some important information has to be passed, खास crucial information, crucial मतलब खास, जिसे ऑर्गेनाइजेशन पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करे, वह गैंग प्लान लगाते हैं। इट गेट्स डिलेड इन केस ऑफ, डिलेड मतलब इन केस ऑफ इमरजेंसी एंड अर्जेंट इंफॉर्मेशन, फ्यूल परमिटेड अ शॉर्टकट इन द चेन दैट इज कॉल्ड। अब गैंग प्लान बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। गैंग प्लान कब यूज करेंगे? तो गैंग प्लान उस समय यूज करेंगे जब इमरजेंसी हो, शॉर्टकट करना हो, कंपनी के लिए फायदे की बात हो। अगर हम वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं करेंगे तो कंपनी को नुकसान हो सकता है, अर्जेंट मैटर है, किसी का मतलब कि हो सकता है कि फिजिकल कोई लॉस हुआ, जैसे मान लो कि कोई फैक्ट्री में आग लग गया, हो सकता है किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो गया, हाथ कट गया, पैर कट गया, गिर गया, कुछ भी, उसके लिए गैंग प्लान फॉलो करिएगा, सॉरी स्केलर चेन फॉलो करिएगा तो फिर तो वो गड़बड़ हो जाएगा ना। गैंग प्लान चलाइए, मान लो कि उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है और लेकर सिस्टमैटिक चलेंगे तो तब तक तो आदमी मर जाएगा, बात समझ रही ना? तो वहां पर क्या चलाना है? गैंग प्लान परमिट्स direct communication between the employees working in different position without following a schedule. मान लो कि सेल्स डिपार्टमेंट का स्टाफ, अगर सेल्स डिपार्टमेंट के स्टाफ को स्केलर चेन फॉलो करना पड़े तो वो बात सेल्स मैनेजर से करेगा कि प्रोडक्शन मैनेजर से करेगा? सेल्स मैनेजर से करेगा क्योंकि उसका सुपीरियर सेल्स मैनेजर है। लेकिन सेल्स डिपार्टमेंट स्टाफ को अर्जेंट परचेज वाले से बात करना है या प्रोडक्शन वाले से या फाइनेंस वाले से, अर्जेंट नहीं बात करेंगे तो फिर निकल जाएगी, तो वो चला गया प्रोडक्शन मैनेजर से बात करने, तो क्या कहलाएगा? बात समझ आ गई ना? यानी आप जिस डिपार्टमेंट में है आप उसी डिपार्टमेंट के सुपीरियर से बात करेंगे। सर आपका सवाल होगा, सर मान लो प्रोडक्शन मैनेजर ही यहाँ है, मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूँ तो मैं ही हेड हूँ डिपार्टमेंट का, अब मैं किससे बात करूँगा? तो आप मिडिल में आ गए तो आप टॉप वाले से बात कर लीजिए। बात समझ आ रही ना? For example, if E wants to pass some urgent information to O, then instead मतलब इसके बावजूद, इसके बदले, इसके अलावा instead of following the long route of scalar chain, जिसको नहीं पता होगा ना, जब बोलते हैं ना, बहुत सारे बच्चों को ये सब नहीं पता रहता है, तो आप लोग सुन लेते हैं, समझ जाते हैं, बिल्डिंग के बाहर जाते ही आप भूल जाते हैं। तो आपका क्या काम है? जिसको शर्माना नहीं है, पढ़ाई में जो शर्माया वो गड़बड़ा गया। ये नहीं कि हमको नहीं आता, बगल वाले को आता है तो हम लिखेंगे तो बगल वाला हंस सकता है, मजाक उड़ा सकता है, ये सब मत माइंड में मत रखिएगा। सीखने का कोई ये नहीं होता है कि हाँ यहाँ से सीखे, क्या सीखना है मतलब कि हम जब ये जैसे हमने बोला कि इसका मतलब क्या होता है, तो आपको यहाँ पर वर्ड दिख गया, हमने इसको समझा दिया। तो जिसको नहीं आता है आप उसको लिखिए या पूछ लीजिए, जैसे यहाँ पर कहीं हम स्किप कर दें सर, और उसको मार्किंग कर लीजिए। हाँ, बीच में जब पढ़ाते रहे तो उसमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है फ्लो टूट जाएगा। आप मार्किंग करिए, क्लास ओवर होगा या क्लास में जब इस टॉपिक खत्म होता है सर वो उसका मतलब बता दीजिए हम, तो उसमें क्या होगा ना, इंटरेस्ट जगेगा है। जैसे स्टडी एजुकेशन टीचिंग जो होता है ना, वन वे कम्युनिकेशन नहीं होता कि हम पढ़ा रहे हैं, बोला है सुन लिए, हो गया 1 घंटा, 10 कितना बज गया, 10 बज गया मान लीजिए, चलिए अकाउंट्स आते हैं, अकाउंट 11 बज गया, चलिए हो गया, जाते हैं सर। तो ये वन वे कम्युनिकेशन से स्टडी नहीं होता। एजुकेशन इज नॉट द वन वे कम्युनिकेशन, टू वे इन द सेंस कि हम और आप हम दोनों पढ़ाई मतलब कि आप भी पूछेंगे तो इससे क्या होगा, आप पे इंटरेस्ट जगह लगे, हाँ हम लोग बातें कर रहे हैं, फिर आपको कोचिंग आने का मन भी करेगा। कभी कभी कुछ बच्चा तो बोरिंग पढ़ाई चलता है, नहीं पढ़ने का मन करेगा, लेकिन जब आपका इंटरेस्ट बनेगा तो ऑब्वियस बात है कि आपको धूप भी नहीं लगेगी, धूप होते हुए भी। बात समझ रही है? क्या बात करते हैं, कहीं इंटरेस्टिंग प्लेस पे आप जब जाइए और धूप होगा तो उसको भी बर्दाश्त करते हुए चले जाइएगा। चले आइए इंटरेस्टिंग प्लेस तो आपका तो यही है ना, ये समझ गए। जनरली मतलब सामान्यतः, नॉर्मली वर्कर कैन नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द
सीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है आप बताइए तो अंशु पता है तुम बताओ प्रीति नहीं पता है तुम बताओ तुम बताओ अंकित लॉकी पता है बताओ पीयूष नहीं पता लिख लो पता है इसको लिखवाए हुए हैं 7 साल पहले ही लिखवा दिया लिख लो फुल फॉर्म जिंदगी में टारगेट रखना हम भी कंपनी के सीईओ बनेंगे क्या बनेगा देखिए चलिए यहाँ देखिए हल्ला नहीं प्लीज हल्ला नहीं अगर आप स्केलर चेन को फॉलो करते हैं इंफॉर्मेशन का जो फ्लो होगा फ्लो मतलब फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है संचार मतलब होना वो क्या होगा एंड नो कम्युनिकेशन गैप क्रिएटेड इन द ओनरशिप कोई कम्युनिकेशन गैप होगी लेकिन फॉलो नहीं करेंगे तो कम्युनिकेशन गैप क्लियर होगा क्लैरिटी नहीं आ पाएगा कोई दिक्कत नहीं और प्रॉपर सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन फ्लो नहीं होगा 10 हो गया 9 हो गया प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर ऑर्डर मतलब क्या होता है सिर्फ आदेश होता है कि और कुछ होता है क्या होता है सीक्वेंस भी होता है प्रॉपर ऑर्डर में रखना मेडिकल स्टोर में तो सब बच्चे गए होंगे कोई दवाई का नाम बोले होंगे वो सीधे गया वहां से उठा के दे दिया या वो अपने कंप्यूटर में देखा एक्सेल सीट या सिस्टम में देखा अब ये स्टॉक में नहीं है अब जैसे एक्सेल आप लोग में से कितने बच्चे एक्सेल सीखे हुए कंप्यूटर उसमें एक्सेल में काम किए होंगे एक्सेल में काम किए होते आपको बताएगा कि इसको ऑर्डर में कैसे कर सकते हैं मान लो बहुत सारे नाम है जैसे उसको ऑर्डर में कर सकते हैं अल्फाबेटिकल एज वाइज कुछ भी तो सब होता है अगर मान लीजिए तो हम अगर किसी चीज को ऑर्डर में न रखें मतलब सबका नाम हम लिख दिए जैसे मान लो कि मेरे यहाँ कोचिंग में एडमिशन होता है हमने सबका नाम जैसे मान लो कि पहला दिन एस नाम का बच्चा आया मान लो शुभम आया फिर कल एक दिन आया मान लो प्रीति नाम की बच्ची आ गई फिर आया विनोद नाम का बच्चा आ गया फिर मान लो प्रतीक नाम का बच्चा आ गया आर्यन नाम का सोएबा नाम का अब जैसे बच्ची आ गई सोएबा नाम की अब जैसे जैसे मान लो एडमिशन हो रहा है हमने लिख दिया जैसे जैसे एडमिशन हो रहा है हमने लिख दिया एक्सेल में ऐसे हमने 500 एंट्री मान लो मार दी और डेट ऑफ एडमिशन अलग है अब किसी का बीच में से हमको डेटा लेना है किसी पार्टिकुलर एक स्टूडेंट का तो हमको तो ढूंढना पड़ जाएगा तो हम क्या करेंगे सर्च करेंगे या हम उसको पहले ही ऑर्डर में एक अल्फाबेटिकल रख सकते हैं या आपका नाम क्या है तो सिंधु मान लो सिद्धू नाम है तो चलो एस बार में चले जाओ तो हमने अगर अल्फाबेटिकल किया जैसे आप लोग के स्कूल में जब एग्जाम होती थी तो एक ऑर्डर में क्रिएट होता था वो भी अल्फाबेटिकल टाइप का होता होगा है ना तो आप ये देख रहे हैं कि ये सब चीज क्या है एक ऑर्डर में क्या है आप कभी जैसे ये बिग बाजार गए हैं बिग बाजार या शॉपिंग मॉल गए होंगे तो वहां पर जो सामान होता है कपड़ा हो चाहे जूता चप्पल हो खाने का आइटम हो चॉकलेट्स हो क्रीम्स हो साबुन सरफ दही मिट्टी जो भी हो तो वो सब भी क्या होता है बेटा एक प्रॉपर ऑर्डर में रहता है तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ
यहाँ देखिए वाइन एंड बियर ज्यादा है इधर। ये क्या है पता नहीं, ये लग रहा है कि कुरकुरे नहीं जूस है ना, इधर लग रहा है कि आटा डालता हुआ नहीं। दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर, ठीक है ना, समझ गए? यस सर। देखिए in this principle, order does not mean command, but it refers to orderly arrangement of main and material that is a fixed place for everything and everyone in the organization. Fuel insists that there must be a fixed place to keep every material and things used in the organization and fixed place or seat or cabin for every employee in the organization. एक केबिन भी होता है या बीन कार्ड होता है, जैसे फैक्ट्री सब में जो होता है ना, जहाँ पर मान लो कंस्ट्रक्शन, जैसे मान लो कि बस गैराज में जाते हैं, गैराज या जो एक जहाँ पर क्या होता है रिपेयर मेंटेनेंस होता है, तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं ना, नट बोल्ट ये बहुत उसका किया जाता है। तो अब वो छोटा छोटा आइटम होता है, तो उसको हम एक साथ मान लो कि हर साइज के हम एक के साथ मिला देंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा खोलने में। तो उसके लिए क्या बनता है, बीन कार्ड बनता है, लकड़ी का बॉक्स बना दिया जाता है छोटा छोटा, मतलब कि साइज के अनुसार कि वो बॉक्स बना दिया जाएगा, उसमें लिख दिया जाता है, मार्किंग कर दिया जाएगा ये साइज का ये इक्विपमेंट यहाँ पर, और उसको एक जगह रख दिया जाता है। अब मान लो कि कोई वर्कर काम कर रहा है, उसको जरूरत पड़ा कि हाँ ये सामान चलो ठीक है यहाँ मिल जाएगा, ऐसे ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ऑर्डर। अगर आप ऑर्डर में कोई चीज नहीं रखते तो परेशान हो जाते हैं ढूंढने में। किचन में अगर मान लो कि सामान सब रखाता है ना, तो अगर वहां पर प्रॉपर ऑर्डर में नहीं रहेगा तो थोड़ा ढूंढने में समय लगेगा, डिले हो सकता है। देखो मिल तो जाएगा लेकिन बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा, और टाइम मैटर करता है, वैल्यू फॉर टाइम, वैल्यू फॉर मनी, टाइम इज मनी। अगर वर्कर लेट कर रहा है कोई काम करने में तो उसके साथ कारण और भी आगे का जो कम्युनिकेशन मतलब कि काम डिले हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली किसको लॉस हो रहा है, कंपनी को लॉस हो रहा है। दैट्स व्हाई ऑर्डर में होना जरूरी है। शाम को जब फैक्ट्री बंद होती है उसका देखिएगा सारा वर्कर का काम, जो वर्कर जहां काम कर रहा है, जो काम इक्विपमेंट लेके तो वहीं छोड़ देता है क्या, तो सब उठाता है, कलेक्ट करता है, फिर उसको उसके प्रॉपर जगह पे रख देता है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? एग्जाम्पल ले, if a worker is in a need of tool समझते हैं ना, औजार वगैरह, he must know in which box or tool room, मतलब उसका रूम भी हो सकता है या बॉक्स हो सकता है, it will be found, and if he needs guidance from superior he must know the fixed cabin of the supervisor. If no fixed place is given, then worker will waste his time and energy in search of tools. जैसे ट्रेन जब आते हैं, ट्रेन तो अब देखो ट्रेन का कभी इंजन इधर भी रहता है, कभी उस साइड चेंज हो जाता है। अब मान लो कि आप स्टेशन पे, अब सुपर फास्ट जो ट्रेन होती है या वंदे भारत टाइप की ट्रेन होती है, वो कितना मिनट स्टेशन रुकती होगी? 5 मिनट मैक्सिमम, 5 मिनट। अब सपोज करिए कि आपका कोई एसी बॉगी है, मतलब रिजर्व है ना, अब आपको पता ही नहीं कि एसी बॉगी किधर आएगा, पीछे होगा कि आगे होगा कि बीच में होगा, और आप खड़े हैं मान लीजिए, और आपको आइडिया नहीं है, और जहां आप खड़े हैं वो जहां पर ट्रेन रुकती है वो इंजन के पास आपका, मतलब कि आप खड़े, मतलब कि इंजन आपके पास आ गया, और एसी का जो बॉगी वो सबसे पीछे है। अब आपका तो पसीना छूट जाएगा, आप क्या करेगा, दौड़ भी चलो। हाँ स्टेशन, वेरी गुड, स्टेशन वही हम बता रहे थे कि वहां पर रेलवे क्या करती है, स्टेशन पे वो मेंशन कर देती है कि ये बॉगी है। दूसरा चीज कि ट्रेन में भी आप अपने मोबाइल से आपको पता चल जाएगा कि आपका बॉगी कहाँ पे है, पता है? जैसे मान लीजिए कि हम चेक करते हैं, दिखा देते हैं, कोई ट्रेन का नाम, कोई ट्रेन से आता जाता है क्या? ट्रेन नंबर पता है?
जैसे मान लो कि ये ट्रेन है कोई, अभी ट्रेन कहाँ पे है? ट्रेन लखनऊ में है। अब मान लीजिए कि आपको जाना है, कोई देखिए इधर कोई जगह है, मान लो गोरखपुर में आपको मतलब कि आप है, सपोज करिए कि बाराबंकी में है, तो आपको लगता है कि हाँ अब इतना, इसके बाद अपना ही स्टेशन है, यहाँ पर टाइमिंग बता रहा है, सब बता रहा है ना, ऑन टाइम। ये सब चीजें हैं। ये टू स्टार्ट, एक मिनट, क्या बोल बेटा? देखिए हम ये जो दिखाना चाह रहे थे वो अब मिला है। ट्रेन यहाँ है, कहाँ है? यहाँ है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, कोच पोजीशन। मतलब कि आपका जो कोच होगा, मतलब कि जो भी सीट है, देखो यहाँ पर देखिए आप, ये इंजन आगे होगा। अब मान लीजिए किसी का मान लो कि क्या है, ये सब है टू, ये स्लीपर है, इसको क्या हुआ? स्लीपर, इसमें एसी नहीं लगा है। मान लो स्लीपर में ही है, ठीक है। अब स्लीपर में मान लो आपका S13 है, क्या है? S13। तो आपको पता है कि इंजन से हमको ये जगह, हमको बैक जाना पड़ेगा, वहीं पे आ गई। तो ये क्या है? ऑर्डर है। ये क्या है बेटा? ऑर्डर। फिर से ऑर्डर समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप ऑर्डर फॉलो करेंगे तो टाइम सेव हो जाएगा, पैसा भी सेव हो जाएगा, नो वेस्टेज ऑफ टाइम, स्मूथ एंड सिस्टमैटिक वर्क हो जाएगा। फॉलो नहीं करेंगे, वायलेशन क्या होगा? वेस्टेज हो जाएगा, और कॉन्टैक्ट पीपल से प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकता। इक्विटी एंड जस्टिस, न्याय, जानते हैं? सबके साथ। जैसे मान लो कंपनी में जैसे लोअर लेवल भी होता है, मिडिल भी होता है और टॉप भी होता है। अब सर इक्विटी एंड जस्टिस क्या कहता है कि सर हमारे कंपनी में जो भी एम्प्लॉइज है, चाहे वो जिस लेवल के, किसी भी कास्ट, रिलीजन, क्रीड, किसी भी प्रकार के, गरीब है, अमीर है, डजंट मैटर, सबको न्याय सम्मान मिलना चाहिए, न्याय होना चाहिए। मतलब कि अगर छुट्टी की बात है कि एक जो मैनेजर या सुपरियर उसको बहुत ज्यादा छुट्टी मिलता है, वो अगर लेट आता है तो भी सर नहीं बोलते हैं, हम थोड़ा लेट आते हैं तो सर बोलते हैं, हमको छुट्टी अलाउ ही नहीं होता, हमको एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता है, हम ज्यादा मेहनत करते हैं, इंसेंटिव वगैरह नहीं मिलता है, तो क्या उसके साथ न्याय हो रहा है? एकदम नहीं हो रहा है। अगर छुट्टी अलाउ कर रहा है तो सबको सेम करिए, संडे की छुट्टी तो सबको करिए, ये छुट्टी वो छुट्टी, अगर बोनस देना है तो जो बोनस के लिए एलिजिबल है उसको दीजिए, इंसेंटिव की बात है। तो ये हो रहा है इक्विटी, इसको क्या बोलते हैं? इक्विटी। एक होता है इक्विटी और एक होता है इक्वालिटी। इक्वालिटी और इक्विटी में अंतर होता है। इक्वालिटी होता है बराबर, इक्वालिटी क्या होता है बेटा? जहां सबको बराबर मिले, लेकिन कंपनी में सबको बराबर तो नहीं मिलेगा, जैसा आपका जॉब पोजीशन है, जैसा आपका क्वालिफिकेशन, उसके अकॉर्डिंग। और इक्विटी क्या हुआ कि आपके साथ न्याय, यानी जो आप जिस चीज के लिए एलिजिबल है वो आपको मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ा जाए, इक्विटी रेफर्स टू काइंड। काइंड मतलब दयालु, जैसे मैं कितना काइंड। फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय के साथ आपका कैसा व्यवहार है। एक टेलर साहब है, कौन? ये तो फ्योल साहब का बात है। टेलर भी बोले हैं कि हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड कहता है कि सर आपका एम्प्लॉय के साथ मैत्री व्यवहार, मैत्री समझते हैं, मित्रता होना चाहिए, फ्रेंडशिप, फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए। चलिए, employees will put their maximum efforts only when they are treated with the kindness and justice. मोटिवेशन पैसा से तो मिलता है, लेकिन इज्जत सम्मान भी तो चाहिए। अब मान लो किसी को सैलरी देना है और ये मान लो कि 50,000 रुपया का सैलरी दे रहे,
अच्छा लगेगा, बोलिए अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, सिंपल। देखो जनरली क्या होता है ना, कंपनी एक आप पढ़ेंगे अभी, मतलब कि अभी नहीं आगे। कौन है? नाम बोल दो। एक हायरार्की होता है मोटिवेशन का। मोटिवेशन का क्या होता है? नया एम्प्लॉय जब होता है ना, तो उसको कैसे सैलरी चाहिए, उसको इज्जत सम्मान से मतलब नहीं होता है। जब पुराना हो जाता है ना, तो उसको इज्जत सम्मान से मतलब हो जाता है। बात समझ आ रही ना? सोशल स्टेटस ये सब। जब आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं बाहर ऐसे प्लेस पे जहाँ आपको कोई नहीं जानता है, और आपका मान लीजिए चप्पल गंदा है, चप्पल टूट गया, आप उसको सिलवा रहे हैं मोची से, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, वहां सर में नहीं आएगा। जहां आप मोहल्ला में, जहां पर आपको सब जानता है, 2-4 लड़का जानता है, 2-4 लड़की जानती है, आपको चाचा मामा पापा सब जानते हैं, और वहां चप्पल टूट गया तो आप समझ लीजिए। चाहे यहाँ से आप गुजरे, साइकिल से जा रहे हैं, साइकिल का चेन टूट गया, अभी जस्ट कोचिंग का बच्चा से पीछे से आ रहा है, आपको उधर बताइए, वहां चेन मतलब लगाइएगा, वेट करिएगा ना, अभी शर्म आ जाएगा, एकदम शर्म आएगा आपको। 100% बात सही, गलत बोल रहे हैं। अब मान लो कि आप कहीं गए दूर, मतलब वैसे जगह जहाँ कोई जानता ही नहीं है, अनजान जगह है, और वहाँ चेन टूटे तो खुद चेन बना लीजिए, चाहे ग्रीस लगे, चाहे मोबिल लगे, चाहे कुछ भी लगे। बात समझ में आएगी ना? तो काइंडनेस, जैसे सबको न्याय, सम्मान मिला जाए। सम्मान भी क्या होता है, जब हमको सब जब जानने लगेंगे तो हमको सम्मान चाहिए ना, इज्जत चाहिए ना भाई, है ना? अच्छा कोई जान ही नहीं रहा है, नया एम्प्लॉय है ना, तो वहां पर बस सैलरी टाइम पे आ जाए, बस हो गया, और कुछ सम्मान हम बाद में ले लेंगे। चलिए, यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखो क्या बोलता है ना, कि अगर आपको सम्मान मिलता है तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। बात समझा ना, कि अगर आपके साथ इज्जत से कोई बात कर रहा है, प्यार से बात कर रहा है, तो आप काम अच्छे से करेंगे। और वही आपको गुस्सा दिला दिया, स्ट्रेस में दिला कि डांट दिया, तो काम सीधा सी बात है कि नहीं हो पाएगा। इफ अ मैनेजर इज बायस्ड, बायस्ड मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन, मतलब ये भतीजा है तो इसका पूरा इज्जत, हम कुछ नहीं तो हमारा इज्जत संबंध नहीं। ये बात बायस्ड। क्रिकेट में कभी कभी जैसे देखिएगा, इंडिया मैच हो रहा है मान लो, और इंडिया मैच हो रहा है, 2 बायलैटरल सीरीज हो रहा है। बायलैटरल समझते हैं आप लोग? जानते ही होंगे बायलैटरल सीरीज है, जहाँ 2 पक्ष जो से क्रिकेट खेलता है। मान लो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से मैच हो रहा है, और उसमें 2 अंपायर है, वो इंडिया का अंपायर है, मान लो कि इंग्लैंड का अंपायर है। अब इंडिया, अब ऑस्ट्रेलिया का बॉलर बॉलिंग कर रहा है, और LBW हो गया मान लो, हाउस दैट बोलते हैं ना, अंपायर होता है। अब मान लो कि इधर लगता है कि आउट है, लेकिन इंडियन अंपायर है, और मान लो विराट कोहली बैटिंग पे है, जस्ट अभी बहुत रन बनाना था, विराट कोहली का टिकना जरूरी है सपोज के लिए, अंपायर होता है नहीं। बाद में जब रिप्ले टिप्ले होता तो लगी तो आउट था। तो ऑस्ट्रेलिया का जो मीडिया होगा, ऑस्ट्रेलियन जो दर्शक होंगे, बोलेंगे देखो यहाँ पर पक्षपात हो गया। तो पक्षपात क्या होता है? पक्षपात यानी आप एक पक्ष का सुन रहे हैं, दूसरे पक्ष का, तो आपको न्यूट्रल होना पड़ेगा। जैसे क्रिकेट में अंपायरिंग जो करता है तो उसको न्यूट्रल होना पड़ेगा। गांव मोहल्ले में क्रिकेट खेलते हैं ना, तो बैटिंग वाला टीम से वही अंपायर बनता है, ऐसा है ना? वो पूरा पक्षपात हो जाता है। अब बॉलिंग वाला टीम उसको गाली देता है कि देखो अभी हो गया। तो दिस इज कॉल्ड द बायसनेस। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो, इफ अ मैनेजर इज बायस्ड, गलत है कि सही है? इन डीलिंग with employee, then employee will get dissatisfied, वो असंतुष्ट हो जाएंगे, and will not contribute to their maximum। सिंपल सी बात है, उनका सुन रहे हैं भतीजा, तो हमारा सुनने नहीं करते। कल से हम भी लेट जाएंगे, बोलेंगे, देखते हैं ना, बोलते हैं हार तक ही नहीं। Equity does not mean equal. Equity does not mean, जैसे अब एम्प्लॉय को लगा इक्विटी मतलब हमको सैलरी उतने में चाहिए जितना एमडी के मिलता है, ऐसे नहीं होगा। इक्विटी मतलब सम्मान, मतलब कि जैसे आप मुन्ना भाई एमबीबीएस देखें, मुन्ना भाई एमबीबीएस में ना, वो जो स्वीपर साफ करते रहता है, तो बोलता है कि यार सब जाता है गंदा कर देता है, हमको फिर साफ कर जाता है, वो मुन्ना भाई उसको झपकी देता है।
झपकी नहीं, झपकी देता नहीं, उससे उसका देखिए आंख में थोड़ा सा आंसू, इतना सा आंसू आता है, वो भी मोटिवेशन ही है कि अरे यार कोई कुछ काइंड लोग भी तो है। इसलिए जैसे कोई मिले, कोई जिसे कोई ज्यादा गुस्सा हो तो जाओ भाई अब स्ट्रेंजर को मत पकड़ेगी, स्ट्रेंजर गुस्सा है उसको भाई भाई कर दिया, बस वो कर दिया बेटा। तो ध्यान रखिएगा, इक्विटी इक्वल दोनों बराबर होता है क्या? नहीं। इक्विटी से मान लो कि मेरे पास 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है और हमको 2 में बांटना है, और दोनों को 5-5 लाख दे दिए, लेकिन दूसरा को हम बोले कि तुम 4 लाख लो, तुम 6 लाख लो, तुमको खूब ज्ञान दे देते हो। क्या इक्विटी हो रहा है? एक को ज्ञान दे रहे हैं, एक को ज्ञान नहीं दे रहे। इक्विटी का सबको बराबर। चलो क्या था? इक्विटी डज नॉट मीन इक्वल सैलरी टू अ प्यून, प्यून तो जानते ही होंगे, एंड सुपरवाइजर, बट इक्विटी मीन्स एप्लीकेशन ऑफ सेल्फ डिसिप्लिनरी, डिसिप्लिन मतलब कि अगर कोई गलती कर रहा है तो पनिशमेंट भी वैसी होना। जैसे मान लो कि आप रास्ते पे चल रहे हैं, कुछ भी, तो वोट का अधिकार, यानी देश में सबके बहुत कुछ न्याय तो सबके लिए बराबर है ना, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी धर्म या कोई भी कास्ट हो, सबके लिए क्या है? सेम है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबके लिए बराबर है। बट इक्विटी मीन्स सेम डिसिप्लिनरी रूल्स, लीव वही छुट्टी वगैरह रूल्स इन द सेम वे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ग्रेड, पोजीशन एंड जेंडर। कोई दिक्कत नहीं है। इक्विटी मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है? भेदभाव नहीं होना चाहिए ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ और हाँ वो समय होता है जैसे मैटरनिटी लीव भी कुछ पैटर्निटी भी मिलता है, जहाँ पर अगर मान लो कि कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और वो जॉब में, तो उनको छुट्टी एक्स्ट्रा मिलता है, तो वहाँ पर सब बोले कि हमको छुट्टी चाहिए तो ये नहीं हो सकता है, अब अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। बात समझ आ रही है ना? चलिए आप तो समझदार है, समझ गए। इसके फायदे क्या है? फायदे क्या है? मोटिवेशन आएगा, एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा, मोटिवेट द एम्प्लॉय एंड बूस्ट का मतलब मोरल हाई होगा, मतलब मोरल होगा एम्प्लॉय। अगर नहीं फॉलो करेंगे तो सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा, मोरल डाउन हो जाएगा, टर्नओवर बढ़ जाएगा, टर्नओवर बढ़ा लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि लेबर सब वर्कर कम धीरे धीरे काम करेगा, वर्कर धीरे काम करेगा तो उसको पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, इससे कॉस्ट बढ़ जाएगा। चलिए इक्विटी समझ गए। स्टेबिलिटी ऑफ, ये भी हम बताएं, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। टेन्योर मतलब पीरियड होता है, यानी किसी एम्प्लॉय को बार बार चेंज करना सही है कि चेंज नहीं करना सही होता है? चेंज नहीं करना सही होता है। बार बार रेगुलर मतलब कि इन द नॉट इन द सेंस ऑफ 10 साल पे, मतलब कि हर 2 महीना पे हम आपको चेंज कर देते हैं तो नहीं होगा। हाँ 5 साल 7 साल पे हम आपका जो ब्रांच है वो चेंज कर देते हैं। जॉब पोजीशन चेंज नहीं होगा, जॉब पोजीशन प्रमोशन हो सकता है या ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि मान लिया आप सेल्स मैनेजर है तो हम आपको अब सुपरवाइजर नहीं बना देंगे, कहीं भेजेंगे तो सेल्स डिपार्टमेंट में ही ना भेजेंगे, एज ए मैनेजर ही भेज देंगे। प्रोडक्शन वाला भेजेंगे तो फिर आपसे काम उतना नहीं हो पाएगा। तो वो हुआ जॉब रोटेशन। रोटेशन मतलब रोटेट होना, जैसे अभी पंखा का जो ये पंखी है क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है। घड़ी का सुई जो है क्या हो रहा है? रोटेशन। रोटेशन समझिए, रोटेशन क्या होता है? हाँ घूमना। और जॉब रोटेशन मतलब क्या नाचते रहो? नहीं, आज मुजफ्फरपुर, 4 साल बाद दानापुर। दानापुर कहाँ है? हाँ पटना में है ना, दानापुर पटना में है, ऐसी बुला गया लेकिन जगह है। फिर कभी 5 साल बाद गोरखपुर, फिर हाजीपुर। चलिए लेकिन हाँ हर 2 महीना पे चेंज करना सही नहीं है। इससे क्या होगा? कॉस्ट बढ़ सकता है आपका। इट रेफर्स टू नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन, नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन एंड ट्रांसफर ऑफ employees, transfer. According to this principle, the management must provide the feeling of job security. Feeling जॉब, मान लीजिए हर तरह ट्रांसफर हो रहा है तो एम्प्लॉय को यार कब बनाएंगे कब नहीं, पता चल रहा है। बस कुछ एम्प्लॉय से बात करते होंगे, प्राइवेट वाले जो आपके कोई होंगे रिलेटिव, हम लोग की जॉब का तो कोई पता ही नहीं, आज है कल नहीं। सबसे अच्छा सरकार
सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। प्राइवेट जॉब में अगर हो तो आपको कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा, आपको स्किल होना पड़ेगा, तभी आप टिकेंगे। आप अगर फ्रेशर रहेंगे, आप इनकॉम्पिटेंट है, अनस्किल्ड है, नहीं सीखने की क्वालिटी, आप नहीं सीखना चाहते हैं, नहीं जानकार है, एजुकेशन की कमी है और प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो मतलब कि एकदम क्या है ना कि डेंजर जोन में कभी भी आपको चेयर हटा सकते हैं, क्योंकि उससे कंपनी क्या फायदा। आप जैसे बहुत सारे लोग हैं अनस्किल्ड वर्कर, तो कहीं भी मिल जाएगा। अब जैसे छाता चौक में आपने देखी जो 50 वर्कर रहता है ना, वो सब क्या अनस्किल्ड है। अगर स्किल्ड लोग ने तो किसी प्राइवेट जॉब कंपनी में, फॉर्म में, बिजनेस में कहीं वो काम करते रहे होंगे। मेरी बात समझ नहीं आ रही? स्किल्ड को सब ढूंढ लेता है, अनस्किल्ड तो कहीं भी मिल जाता है। इसलिए प्राइवेट जॉब अगर आप करते हो कहीं भी जिस पोजीशन को खूब सीखो। ये मत सोचो कितना सैलरी, जितना सैलरी मिला उतने अनुसार काम करेंगे, ध्यान रखिएगा। आपको अपना बेस्ट देना है, खूब सीख लेना है, क्योंकि इतना सीख लेना कि भैया मेरे बिना अगर मैं नहीं काम करूं तो फिर कंपनी का काम, ये वाला काम रुक जाएगा, नहीं होगा। तो वहां पर आपको ढूंढेगा। जैसे कैटरर वाला सब होता है, जिसके आप 50-60 को हलवाई मतलब खाना बनाने वाले होते हैं, तो जो मेन जो शेफ होता है, जो ये सब बनाता है, उसका देखिएगा वो कभी नहीं बैठेगा, उसको कहीं ना कहीं काम मिलता ही मिलता है। भैया ये नहीं रहेगा तो फिर अब किसी को खीरा छिलने वाला काम होता है, कोई कर देगा, खीरा छिलने का काम तो कोई कर देगा, टमाटर काटने का कोई कर देगा। लेकिन खाना जो सब्जी बनानी है, कोई भी रेसिपी बनाना है, उसमें कितना आइटम क्या चाहिए, इतने लोगों के लिए कैसे बनेगा, तो वो तो सब नहीं जानते ना। स्किल्ड, यू हैव टू बी स्किल्ड, इसलिए स्किल्ड बनना पड़ेगा। तो क्या बनना पड़ेगा? स्किल्ड। स्किल्ड है तो जॉब सिक्योर्ड है, अनस्किल्ड है तो जॉब सिक्योर्ड नहीं है, अनसिक्योर्ड है। चलिए, द एम्प्लॉय बिकॉज विद द फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी मतलब कि सिक्योरिटी नहीं है फॉर द जॉब, द एम्प्लॉय कैन नॉट कंट्रीब्यूट एट मैक्सिमम। फ्रीक्वेंट टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉय इज बैड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आप बार-बार ट्रांसफर करें तो कंपनी को भी इससे कॉस्ट बढ़ जाएगा, लॉस होगा। एंड सच डिसीजन मस्ट बी टेकन व्हेन दे आर ऑलमोस्ट अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल तो जिसको अवॉइड नहीं कर सकते, तब भैया आपको लेना पड़ेगा। Not only the turnover but frequent transfer or rotation should also be avoided because it takes some time to a person to learn and get settled। जैसे मान लो कि हम बार-बार ट्रांसफर करेंगे तो कोई एम्प्लॉय किसी ब्रांच या कोई दूसरे जगह गया तो उसको सेटलमेंट में समय लगेगा ना, उसको पूरा परिवार को ले जाना पड़ेगा, जो रहने फर्निशिंग का फर्नीचर वगैरह सब ले जाना पड़ेगा। वहाँ जिस जहाँ भी जाएगा वहाँ पर जो भी डिपार्टमेंट होगा सारा एम्प्लॉय नया होगा, जान पहचान करने में कहाँ पर क्या है क्या नहीं है, कैसे काम करना वगैरह वगैरह, वहाँ का क्या कंडीशंस है, वो तो सीखने में भी समय लग जाएगा। तो इससे सीखने में समय, उसका तो सैलरी बना हुआ, उसको सैलरी मिल रहा है, लेकिन नुकसान किसको हो रहा है? आप फ्रेश हो गए। चलिए, अगर इसको फॉलो करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? एफिशिएंसी लेवल क्या होगा? इम्प्रूव होगा, टाइम वेस्टेज नहीं होगा। एंड अगर फॉलो नहीं करेंगे तो इसी का उल्टा समय बर्बाद हो जाएगा और फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगा। फ्रस्ट्रेशन समझते हैं ना, बार बार आपको ट्रांसफर करते रहे तो बस तो हो गया, समझ में नहीं आता क्या है, मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाते। इनिशिएटिव क्या होता है? जैसे आपको बताया होंगे कि जैसे टॉप लेवल का डिसीजन मेकर होता है, पॉलिसी फॉर्मुलेट कौन करता है? कोई भी नया प्रोडक्ट का इनोवेशन लाना है, प्रोडक्ट नया लॉन्च करना है, कहाँ का किस कंट्री में बिजनेस होगा, ये सब कौन डिसाइड करता है? लेकिन क्या सारा दिमाग टॉप लेवल के पास ही रहता है? क्या लोअर वाला उसके बाद दिमाग नहीं होगा? एकदम होगा। तो इनिशिएटिव क्या कहता है कि हेनरी फ्यूल ने कहा कि लोअर वाले को, मिडिल वाले, जो भी कंपनी में एम्प्लॉइज होंगे उन सबको हम ये मौका देंगे कि आपके पास अगर कोई नया आइडिया है कंपनी से रिलेटेड, कोई सुझाव है जिससे कंपनी को फायदा हो सकता है, कोई प्रोडक्ट के बारे में कोई चीजें हैं, तो आप बताइए, आप इनिशिएट करिए, डिसीजन हम ले लेंगे। दिस इज कॉल्ड इनिशिएटिव, दिस इज कॉल्ड। जल्दी पढ़ो तो 4 सेकंड में। सबसे पूछेंगे वो नहीं करता।
इनिशिएटिव रेफर्स टू द टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद द सेल्फ मोटिवेशन। अगर हम एम्प्लॉय को मौका देंगे कि इनिशिएटिव करिए, आप लोग बताइए, सुझाव दीजिए, तो उसमें उनको मोटिवेशन भी आएगा कि हाँ हमारी बात भी सुनी जा रही है। फ्यूल सजेस्टेड दैट एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब मौका, अवसर टू टेक सम इनिशिएटिव इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग अ प्लान। देखो, प्लान एग्जीक्यूट करने का मतलब कोई प्लान को करना, एग्जीक्यूट करना, ठीक है ना। इट गिव्स इमेंस सेटिस्फैक्शन। इमेंस मतलब क्या होता है? मीन्स इमेंस मतलब क्या होता है? हाँ सही बोले। जैसे बहुत ज्यादा प्यासे हैं आप और गर्मी है और फ्रीज खोले, पानी पी ले। अरे फ्रिज खोल के बॉटल निकाला है ना, अब बॉटल निकालना भी बताएंगे क्या? हमको इमेज सेटिस्फैक्शन कब आएगा पता है? जब तुम दोनों को पिटेंगे ना तो। चलिए इमेज समझ गए ना, मतलब कि दिल से जो खुशी आ रही है, आप में से ठीक बोला है। सेटिस्फैक्शन टू द एम्प्लॉय। सो मैनेजर मस्ट वेलकम तो जानते हैं, द सजेशन एंड आइडियाज ऑफ एम्प्लॉय बिफोर फ्रेमिंग द प्लान। द इनिशिएटिव डज नॉट मीन डिसऑबिडियंस। इसका मतलब क्या हुआ? ऑबिडियंट मतलब क्या होता है? डिसऑबिडियंट मतलब once decisions are taken by management, then every employee must follow it whether the according to employee suggestion or मान लीजिए कि आपने सुझाव दिया, आप सब सुझाव देने लगे। कभी कभी जैसे हमारे पास क्वेश्चन आएगा, अरे मेरे लाइफ में ये चीज चल रहा है और आपको पता चल गया, अब उसका सोल्यूशन ढूंढने लगेगा। आपको सब लोग ढूंढेगा, सबसे बेस्ट सोल्यूशन हम सबको बताएंगे। अब भैया आप सबने इनिशिएटिव लिया, सबने आप सजेशन दिया, तो सारा का सजेशन हम मान के सारा अप्लाई कर देंगे। हमको कोई एक बेस्ट ना करना पड़ेगा। अब बेस्ट करने का मतलब किसी एक का ढूंढे तो सबका तो रह गया, तो सब कहेगा हमारा बात ना माने। ऐसे कैसे होता है? इसका मतलब ये नहीं है कि जो एम्प्लॉय सजेशन देंगे उसको फॉलो किया ही जाएगा, जो बेस्ट होगा उसको फॉलो किया जाएगा, ठीक है। अगर फॉलो करते हैं तो एम्प्लॉय का जो बिलोंगिंगनेस है, बिलोंगिंगनेस मतलब होता है कि आपको लगता है कि हाँ कंपनी में हम है और कंपनी मेरे लिए है, यानी आपको घरेलू जैसा फीलिंग्स आता है। जैसे एओसी में जैसे आप लोग आते हैं तो लगता है कि हाँ अपनापन टाइप का, चाहे आप नए हो चाहे पुराने हो। और मान लीजिए कि कई ऐसे जगह जहाँ पर आपको अपनापन फील ही नहीं होता है, तो सब प्रोफेशनल टाइप का आता है जाता है, सौरों पर आते हैं, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करते हैं, बस हो गया, साल 2 साल कैसे बीत गया पता ही चला। तो वहाँ बिलोंगिंगनेस फीलिंग नहीं। बिलोंगिंगनेस मतलब क्या होता है? अपनापन जैसा है। जहाँ अपनापन होता है तो वहाँ पर आप अपना आइडिया दे ही सकते हैं कि हाँ कुछ बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हैं। देखिए जैसे उसका अपना खोने गिरा रहा है, कितना खुश हो गया वो। एम्प्लॉय अचीव मतलब हासिल करना। द टारगेट ऑन टाइम इफ दे आर सेट अप विद देयर कंसल्टेशन, कोई दिक्कत नहीं है। कंसिक्वेंसेस मतलब परिणाम। एम्प्लॉय विल नॉट वर्क टू द बेस्ट एबिलिटी। भाई हमारा बात नहीं सुनते हैं, जो छोड़ो ऐसे करते हैं, तो वो अपना बेस्ट दे रहा है। डिमोटिवेशन होगा, डिमोटिवेशन मतलब नेगेटिव मोटिवेशन। और भी है क्या? खत्म कर। स्पिरिट द कॉज। हाउ इज द जोश? यही हुआ स्पिरिट। बताइए एक बार नाम। यस सर, हाय सर। स्पिरिट द कॉज यही कहता है
कंपनी में जैसे हम क्या एक्टर है क्या, इसका पैसा मिलता है क्या? हम दलजीत दोसांझ है क्या जो अंबानी बोल दिया तो 10 मिनट और गा दिए? चलिए, कहने का मतलब ये है, सुनिए ध्यान से, स्पिरिट टॉक्स क्या है कि स्पिरिट मतलब होता है उत्साह, जोश। जैसे कभी जैसे आप अकेले, जैसे हमको भी कभी कभी क्या होता है, जब मान लो कि एक बच्चा आया, सब बच्चा नहीं आया, जैसे 29 तारीख को ऐसा हुआ था, 2-3 बच्चा आया, हमको भी उत्साह नहीं आया, पढ़ाई नहीं पाए। फीलिंग्स क्या होता है, जैसे मान लो कि जब बैच भरा हुआ है, जैसे जो सारे बच्चे आए हुए तो लगता है तब आता है। अब मान लो कि कोई नहीं आया, गायब सब, एक बच्चा यूजुअल मान लो आया, पीयूष आया, अरे आज छोड़ दे, आज हमारा ना पढ़ाने का मन। ऐसा मतलब ये नहीं कि हम थके हुए, इसका मतलब ये है कि अब दो को इतना जोर से पढ़ाएंगे तो मजे नहीं आएगा। बात समझ नहीं था? तो इसलिए मोटिवेशन स्पिरिट होता है कि एक साथ उत्साह से सब लोग कंपनी के लिए काम करते हैं। स्पिरिट कॉज। अब जिसे आपने पढ़ा था सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, वो भी यहाँ अप्लाई हो जाएगा कि अगर हम सिंगल इंटरेस्ट यानी हम लोग अपना सिर्फ काम कर रहे हैं तो स्पिरिट के साथ नहीं हो रहा, उत्साह जोश के साथ कोई भी टारगेट को अचीव करना है, कोई भी मैच को जीतना है, कोई भी गोल को अचीव करना है, यू हैव टू फॉलो द टीम वर्क में चलना पड़ेगा, टीम बनाना पड़ेगा। प्रोडक्शन करना है तो टीम के साथ, सेल्स करना है टीम के साथ, मार्केटिंग करना उसका भी टीम होना चाहिए। कि हम मुजफ्फरपुर मार्केट में हमारे 10 बंदे गए हैं, एक सप्ताह पूरा मुजफ्फरपुर एरिया को कवर करना है, ये टीम हुआ ना। अब एक ही को बोले तुम मुजफ्फरपुर संभालो, तुम गोपालगंज संभालो, तुम मोतिहारी संभालो, तो पगला जाएगा। चलिए पढ़िए तो जल्दी से पढ़िए, खत्म होइए। मैनेजमेंट मस्ट इनकरेज मतलब बढ़ावा देना, एंड प्रोमोट द टीम स्पिरिट। यूनिटी मतलब एकता, हार्मोनी मतलब फ्रेंडली, दिस विल ब्रिंग कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल, एंड कोऑपरेशन सहयोग इन ऑर्गेनाइजेशन। अ मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद मी, मैं, नो, हम, यस। जैसे बिहार में हम चलते हैं, अच्छा ना, हम लोग खाते हैं, मैं खाता हूँ नहीं, हम लोग खाते हैं, हम खा रहे हैं। तो देखिए हम में थोड़ा सा अच्छा आप लगता है कि हाँ थोड़ा सा ये मैं में अहम जैसा फीलिंग आता है। अहम समझते हैं ना? अहम क्या होता है? ईगो। मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मैं पढ़ा दूंगा। दिल्ली में जाए तो मैं चलता है, मैं लगता है बकरी है सब। हम लोग चलाते हैं, इसलिए आई को रिप्लेस करके क्या लगाइए? वी में सब टुगेदर हो गए ना, वी में क्या हो गया? टुगेदर। अब टुगेदर मतलब सब कुछ ठीक है। आइए बैठिए। चलिए अभी एग्जाम्पल हम छोड़ सकते हैं आपके लिए, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, समझ जाइएगा। फॉलो करेंगे तो टेबल स्पीड बढ़ेगा, गोल अचीव होगा, नहीं फॉलो करें टीम में बढ़ेगा, गोल नहीं होगा। दिस इज द एंड ऑफ द प्रिंसिपल एंड वी लिसन टुमारो ऑल 14 प्रिंसिपल फ्रॉम ऑल ऑफ यू। तो आप सबसे ये ऑर्डर है कि आप लोग याद करके आएंगे। चलिए तो टाटा बाय बाय। इस क्लास के लिए, अकाउंट्स के लिए अब शुरू करेंगे हम।